स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे आजकल काफी चर्चा हो रही है कि भारत और हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारा रिलेशंस कैसा है। स्पेशली जब से मालदीव्स के साथ रिश्ते खराब हुए हैं, यहां पर यह देखा जा रहा है कि क्या बाकी के भी जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ भी रिश्ते खराब हैं। देखिए, लेट मी टेल यू, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उस देश के अंदर लीडरशिप किसकी है। मतलब अगर उस देश के अंदर चुनाव होता है और यहां पर प्रो इंडिया या फिर प्रो चाइना जो लीडर सामने आता है, उसके हिसाब से रिलेशंस काफी हद तक तय होते हैं। आप मालदीव्स का एग्जांपल लीजिए। अभी लास्ट इलेक्शन के पहले मालदीव्स भारत के बहुत ज्यादा करीब था। वहां पर जो लीडर हैं वो प्रो इंडिया बताए जाते थे, लेकिन जब से मुइजू वहां पर प्रेसिडेंट बने हैं तब से काफी एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो भूटान, जो कि भारत और चाइना के बीच में छोटा सा देश है, यहां पर इसकी कैपिटल है थिम्पू। मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली वहां पर भी इलेक्शंस हुआ था। और आपको पता ही है कि जब भी भूटान का नाम आता है तो भारत के सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये जो आप एरिया देख रहे हो जिसको चिकन स्नेक कहा जाता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, तो यहां पर क्या है कि चाइना निगाहें जमाया हुआ है, कभी भी डोकलाम में अंदर घुस आता है। और अगर यहां पर सिक्योरिटी हमें यहां पर सही रखनी है तो कहीं ना कहीं चाइना को इधर ही रोकना पड़ेगा। अदरवाइज अगर वो डोकलाम वाला एरिया ले लेता है अपने अंडर में पूरी तरह से, तो ये भारत के सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से सही नहीं होगा। बट अभी हुआ क्या है कि वहां पर जो एक प्रो इंडिया लीडर बताए जाते हैं जिनका नाम है शेरिंग तोब्गे, वो यहां पर इलेक्शंस जीत गए हैं। या आप देख सकते हो लिबरल PDP विंस पार्लियामेंट्री इलेक्शंस इन भूटान। तो इसी के बारे में आप डिटेल से चर्चा करूंगा। ये लास्ट टाइम कब प्राइम मिनिस्टर थे और पहले वाले प्राइम मिनिस्टर के साथ रिश्ते क्यों खराब हो रहे थे। मतलब आपको जो ओवरऑल इलेक्शंस का सिनेरियो है भूटान में, वहां पर क्या मुद्दों पर चुनाव लड़े गए, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा जो फाउंडेशन बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 17 जनवरी से, जिसके तहत ये सिंगल बैच ज्वाइन करके जो पूरी प्रिपरेशन होती है UPSC की, जैसे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सारे स्टेजेस हम कवर करेंगे ताकि आपका कुछ भी ना छूटे। तो इसको अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और अगर आप इस साल प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं 26 मई को, तो वो आप क्रैक कर सकते हैं बाय ज्वाइनिंग दिस बैच SIP+। और इसके साथ साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि भूटान में इलेक्शंस हुए हैं। देखिए, भूटान की अगर आप पार्लियामेंट देखोगे, जैसे भारत में क्या है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, हमारे यहां लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, लेकिन गवर्नमेंट किसकी होगी वो डिसाइड किया जाएगा लोअर हाउस के द्वारा, दैट इज लोकसभा के द्वारा। वैसे ही भूटान के अंदर भी 2 हाउस हैं, उनका जो लोअर हाउस है उसको कहा जाता है नेशनल असेंबली। और इसमें टोटल कितने लोग चुनकर आते हैं? 47। इसी पे चुनाव लड़ा जाता है। ये जो आप रिजल्ट देख रहे हो ना, ये पिछले बार वाला चुनाव का है बेसिकली, ठीक है। तो पिछले बार जो चुनाव में जो पार्टी थी वो पहले राउंड में ही बाहर हो गई थी। बेसिकली क्या होता है वहां पर मैं आपको बताऊं तो इस बार जो है 5 कैंडिडेट्स ने चुनाव लड़ा था। अब क्या है कि पहला राउंड होता है जो कि पिछले साल हुआ था भूटान के अंदर, सितंबर अक्टूबर के आसपास, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि इन 5 पार्टीज के द्वारा जो चुनाव लड़ा गया, उसमें से जो टॉप 2 पार्टीज होती हैं वो फाइनल इलेक्शन लड़ती हैं। और वो जो टॉप 2 पार्टीज होती हैं वो 47 सीट्स पर चुनाव लड़ेंगी। और आप देख सकते हो यहां पर सिर्फ आपको 2 ही पार्टीज देखने को मिल रही होंगी। वैसे ये पिछला वाला चुनाव का 2018 वाला जो चुनाव था उसकी हम बात ये कर रहे हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ है, यहां पर जो PDP है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिनके लीडर हैं शेरिंग तोब्गे, ये आप देख सकते हो। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि ये प्रो इंडिया माने जाते हैं, काफी अच्छा संबंध था इनका भारत के साथ और अक्सर आते रहते थे। तो यहां पर जो शेरिंग तोब्गे हैं, PDP उनकी जो पार्टी है, वो 47 में से आप सोच के देखिए अच्छा खासा उनको सीट्स मिला है, 30 सीट्स मिला है। जीतने के लिए चाहिए होता है लगभग 24 सीट्स, ठीक है, मेजॉरिटी लाने के लिए। और ये ब्लू वाला हिस्सा आप देख रहे हो ना, ये भूटान का मैप है। और यहां पर जो ईस्टर्न वाला साइड है, यहां पर जो उनके ओपोनेंट है BTP पार्टी के पेमा चुआंग, वो यहां पर उनको मिला है बाकी का 17 सीट्स। और लगभग 30 सीट्स यहां पर जो शेरिंग तोब्गे हैं उनको मिला है। लेकिन जो पिछली वाली पार्टी थी जो सरकार में थी, दैट इज DNT, मैं आपको बता दूं, ये आप देख सकते हो DNT, दैट इज ड्रुक न्यामरूप शोकपा। ये जो DNT पार्टी है, इनके जो लीडर हैं लोटे शेरिंग, ये अभी तक प्राइम मिनिस्टर थे 2023 तक, लेकिन अब ये चुनाव हार गए थे। इनफैक्ट पिछली जो नवंबर में इलेक्शन हुआ था ना,
उसी में ही ये चुनाव हार चुके थे। और फाइनली अब यहां पर जो शेरिंग टोब्गे हैं वो यहां पर चुनाव जीत गए। और ऑल्सो लेट मी टेल यू, इनका जो उम्र है वो बेसिकली 58 ईयर्स का है एंड ही इज अ कंजर्वेशनिस्ट बताए जाते हैं, फॉर्मल सिविल सर्वेंट, और उनके पास मास्टर डिग्री है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन 2013 से लेकर 2018 ये आपका प्राइम मिनिस्टर के पद पे थे और इन्होंने अपनी जो पार्टी है वो शुरुआत से ही फाउंड की थी, मतलब जब से वहां पर डेमोक्रेसी आई है भूटान के अंदर 2008 से, तभी से उन्होंने अपनी जो पार्टी है उसको फॉर्म कर लिया था, पीडीपी को। अब फाइनली ये वापस आ चुके हैं। देखिए भूटान में अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें ना तो मतलब हमारा जो बाकी के पड़ोसी देश, जैसे पाकिस्तान की बात करिए, बांग्लादेश की बात करिए, वहां पर अक्सर इल्जाम लगते रहते हैं। और अभी बांग्लादेश में भी चुनाव हुआ, आपको पता है। पाकिस्तान में तो आपको पता है कितना ज्यादा इल्जाम लगता है कि वहां पर हाफ डेमोक्रेसी उसको बोला जाता है। तो इसकी वजह से क्या है, अगर आप उसको कंपेयर करो भूटान से, तो भूटान ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, स्पेशली 2008, मतलब बहुत यंग डेमोक्रेसी है, अभी तक ये मोनार्की हुआ करता था, ठीक है। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो अभी भी वहां पर मोनार्क का काफी बड़ा स्थान है, मतलब कि जैसे हमारे भारत के अंदर प्रेसिडेंट होते हैं वैसे भूटान के अंदर आपको मोनार्क देखने को मिलेंगे। लेकिन खास बात यह है कि मोनार्क ने खुद ही इस चीज को रियलाइज किया था और कहा कि क्यों ना यहां पर डेमोक्रेसी लाए जाए, इलेक्शंस लड़ाए जाए, और फाइनली ये चीज देखने को मिल रहा है। और यहां पर जो किंग है इस समय नामग्याल वांगचुक, वो मतलब उनका अथॉरिटी है लेकिन एक्चुअल पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं है, बहुत कम उनके पास पावर है। बाकी जो मेन पावर है, जो चुनी हुई सरकार होती है, उनके पास वहां पर आता है। और जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप इसको कंपेयर करो चाहे बांग्लादेश से चाहे पाकिस्तान में, वहां पर किस तरह से जो अपोजिशन पार्टी के फिगर्स, अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं, उनको एक तरह से जेल में डाल दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, तो वो चीज आपको भूटान में नहीं देखने को मिलेगा। इनफैक्ट भूटान में तो क्या हुआ था कि आपको मैंने क्या बोला कि जो पहला राउंड हुआ था उसी में ही अभी रूलिंग पार्टी के जो लीडर थे वो चुनाव हार गए थे, तो उन्होंने बस सिंपली अपना पद छोड़, मतलब एक तरह से छोड़ दिया और कहा कि बाकी के जो दो पार्टीज हैं, टॉप 2 पार्टीज हैं, वो यहां पर चुनाव लड़ सकती हैं। वैसे आप देख सकते हो यहां पर इस बार का जो चुनाव था भूटान के अंदर, उसमें अलग अलग जो लीडर्स थे वो अपने प्रोमिसेस को रख रहे थे, अपने पोजीशंस को रख रहे थे, और इसकी वजह से वोटर्स को काफी डिफिकल्ट हो रहा था वो किसको यहां पर चुने। लेकिन फाइनली यहां पर जैसा मैंने आपको बोला, शेरिंग टोब्गे जो है उनको यहां पर लीडर चुन लिया गया है, वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं भूटान के। लेकिन ऑल्दो यहां पर हम डेमोक्रेसी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखोगे अमेरिका में यहां पर वॉशिंगटन डीसी में जो एक पॉलिटिकल एडवोकेसी ग्रुप है फ्रीडम हाउस, उन्होंने यहां पर कहा है कि अभी भी पार्टली फ्री है भूटान में डेमोक्रेसी। वहां पर भी जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो वो सारे आरोप भी भूटान के ऊपर लगते रहते हैं। खैर, इस बार का जो मेन मुद्दा था ना चुनाव के अंदर, वो था इकोनॉमिक कंसर्न्स को लेकर, क्योंकि आप देखिए टूरिज्म इंडस्ट्री, मेन भूटान चलता कैसे, टूरिज्म इंडस्ट्री की वजह से, लेकिन कोविड पैंडेमिक के बाद से अभी भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। वहां पर जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है आप देख सकते हो वहां पर 29% है। और एक्चुअली अगर आप देखोगे वहां पर यूथ किसको बोलते हैं, बेसिकली जिसकी उम्र 30 साल से कम की होती है, और 30 साल से कम उम्र वाले जो लोग हैं उनकी संख्या भूटान में आधे से ज्यादा है। और साथ ही साथ यहां पर जो डेटा है वो बताता है कि जो 1/8 पॉपुलेशन भूटान के अंदर वो स्ट्रगल कर रही है, जो अपनी बेसिक नीड्स हैं, फूड हो गया, शेल्टर हो गया, वो सारी चीजें जो हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। और पिछले 5 साल में अगर हम देखें भूटान की जीडीपी जो है बहुत छोटे पेस से ग्रो की है, जस्ट 1.7%। और साथ ही साथ यहां पर जो रिकॉर्ड नंबर्स में लोग हैं वो भूटान छोड़कर बाकी देश में जाना चाहते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहां पर बेटर अपॉर्चुनिटीज, इंडिया हो गया, यहां पर आना चाहते हैं। और ये जो इकोनॉमिक कंसर्न्स है कहीं ना कहीं वही एक बड़ा मुद्दा था इस बार के चुनाव में, और इसी को लेकर जो शेरिंग टोब्गे हैं उन्होंने आवाज उठाया, कैंपेन लड़ा पूरा, और उन्होंने ये कहा कि देखिए हमारी जो जीडीपी है, इकोनॉमी है, इट इज जस्ट $3 बिलियन, तो हमें यहाँ पर जरूरत है इन्वेस्टमेंट की, ताकि जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम ला सकेंगे उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम कर सकेंगे, क्योंकि जब तक अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं होगा तब तक यहाँ पर जो मास एक्सोडस हो रहा है वो नहीं पूरा हो पाए, वो हम रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि एक तरह से इसको मास एक्सोडस ही बोला जा रहा है, जिस तरह से लोग भूटान छोड़कर दूसरे देश में जाने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट जो टोब्गे हैं, जो चुनाव जीते हैं, वो अक्सर इकोनॉमिक चैलेंजेस की बात करते रहते हैं भूटान के बारे में। मुझे याद है अभी भी जब मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था, और 2016 में भी उनका एक टेड टॉक आया था, और उस समय वहां पर उन्होंने एक भाषण दिया था, बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैं तो कहूंगा आपको डेफिनेटली वो सुनना चाहिए, अगर आपने नहीं देखा है अभी तक यूट्यूब पर जाइएगा और उसमें आप देखिएगा, उनका नाम डालकर आप
देखिएगा टेड टॉक तो वो आ जाएगा। और उसमें यहाँ पर उन्होंने कहा कि माई कंट्री इज नॉट वन बिग मोनेस्ट्री पॉपुलेटेड विथ हैप्पी मॉन्क्स, एज अ टाइनी इम्पोवरिश्ड नेशन वी आर ट्राइंग टू सर्वाइव। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपने अक्सर सुना होगा नेशनल ग्रॉस हैप्पीनेस, तो भूटान का अक्सर उसी के ऊपर फोकस रहता है। लेकिन अल्टीमेटली आपको समझना है कि जब किसी देश के अंदर डेमोक्रेसी आती है तो कॉम्पिटिटिवनेस की भावना आ जाती है, और उसकी वजह से वहां पर उनको कहीं ना कहीं इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना पड़ता है, और वही एक बड़ा मुद्दा बना है। खैर, यहाँ पर जो इलेक्शंस का रिजल्ट आया है इसका फाइनली भारत के ऊपर क्या असर होगा, देखिए बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। इंडिया रिमेन्स भूटान बिगेस्ट डोनर एंड अलाई, मतलब जो जितना भी ज्यादातर आप देखोगे भूटान में जितनी भी चीजें जाती हैं, इन्वेस्टमेंट जाता है, इकोनॉमिक रिकवरी से लेकर हर चीज, यहां पर भारत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। भारत ने कई सारे जो मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स हैं वो भूटान के अंदर लिए हैं, चाहे लेटेस्ट रेलवे प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें। और भूटान में क्या है कि अभी भी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो अनटैप्ड है, उसको अभी हमने वहां पर भूटान के लोगों ने उसको अभी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है भूटान, वो अनपैरेलल है। तो अगर वो ऐसा होता है, प्रोजेक्ट्स लगता है, तो उसका जो सबसे पहला क्लाइंट होगा वो भारत होगा। भारत भूटान से खरीद सकता है, जिसकी वजह से भूटान को आमदनी होगी, पैसा आएगा, और फिर वो फर्दर अपने देश को बेटर बनाने में इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन रिसेंट ईयर्स में अगर आप देखोगे तो यहां पर आपने देखा होगा कि कई सारे प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल रहे थे, स्पेशली डोकलाम के पर्सपेक्टिव से। यहां पर जो भूटान आप देख रहे हो, और ये मैं आपको बता रहा था सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये है आपका डोकलाम वाला एरिया, तो चाइना जो है वो इधर तक आ गया था, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा टेंशन हो रहा था। कई बार तो ऐसा भी इंडिकेशन आ रहा था भूटान की तरफ से, क्या वो चाइना की बात सुन रहा है, क्योंकि हमेशा से यही होता आया है कि जो भूटान है, जो भी भारत की फॉरेन पॉलिसी रहती है वही ऑलमोस्ट सेम टू सेम भूटान की भी रहती है। जैसे अगर भारत ने कहा कि हम बीआरआई को रिजेक्ट कर रहे हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, तो भूटान ने भी साफ साफ कह दिया कि हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को रिजेक्ट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली आपको मैं बता दूं, यहां पर जो कुछ लैंड को लेकर इश्यूज हैं, जैसे ये पसांगलोंग, यहां पर जो आप देख रहे हो, यहां पर अभी रिसेंटली एनडीटीवी के द्वारा दिखाया गया सैटेलाइट की मदद से कि कैसे जो चाइना है वो वहां पर लैंड ग्रैब कर रहा है। इस तरह की पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। और पिछले साल तो बहुत ज्यादा टेंशन्स की बात हो गई, जब वहां के जो अभी प्राइम मिनिस्टर थे अभी तक भूटान में, लोटे शेरिंग, उन्होंने क्या किया, चाइना के साथ यहां पर एक जॉइंट कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया, जिसके तहत अब आप सोच के देखिए, जिसकी फॉरेन पॉलिसी हमेशा भारत के साथ रही है, उससे मेल जोल खाती रही है, भारत के बिना ही यहां पर एक तरह से जो आपका बॉर्डर डिस्प्यूट को मामला सुलझाने वाला चीज हो गया, वो भूटान ने खुद ही कर लिया। और बेसिकली देखो, अभी पूरा नहीं हुआ है बॉर्डर डिस्प्यूट, क्योंकि यहां पर क्या है कि अभी कमिटी बैठाई गई थी, और कमिटी डिसाइड करेगी कि यहां पर किस तरह से बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाया जाए, क्या होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सेटबैक था, और बताया जा रहा था कि जो लोटे शेरिंग है वो एक तरह से प्रो चाइना लीडर माने जा रहे हैं। लेकिन अब यहां पर जो रिसेंट इलेक्शन हुआ है और इनको हटा दिया गया है लोटे शेरिंग को, और अब नए प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं शेरिंग टोब्गे, ठीक है, तो वो काफी हद तक प्रो इंडिया माने जाते हैं। इनफैक्ट 2013 से 2018 तक जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो बहुत अच्छा, मतलब क्लोज रिलेशन था, अभी भी है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अब यहां पर आप देख सकते हो, खुद नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर ट्वीट किया और कहा, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू माय फ्रेंड, लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग टुगेदर अगेन टू फर्दर स्ट्रेंथन आवर यूनिक टाइज ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। तो देखते हैं किस तरह से चीजें होती हैं, बट अल्टीमेटली आप कह सकते हैं भूटान एक सेफ हाथों में है, भारत को भी बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं होगी। और जहां तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात है तो भारत हमेशा उनको मदद करने के लिए तैयार है। खैर, जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि इनमें से कौन सी करेंसी भूटान की ऑफिशियल करेंसी है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, देन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।